हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, कैसे वो व्यापार करने आए थे और यहाँ कब्जा कर लिया। ठीक है, तो आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहला है मैच द फॉलोइंग: दीवानी, टीपू सुल्तान टाइगर ऑफ मैसूर, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, फौजदारी अदालत, सिपाही, रानी चेन्नम्मा, क्रिमिनल कोड, सिपाही, लेड एंड एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन कित्तूर। ठीक है, तो इसका सही क्रम क्या है? दीवानी होती थी राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। दीवानी का मतलब होता था एक अधिकार मिल जाता था जो भू कर है उसको वसूलने का। टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान को कहा जाता था। फौजदारी अदालत होती थी क्रिमिनल कोड। और रानी चेन्नम्मा ने आपने पढ़ा कि उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ कित्तौर में आंदोलन कर दिया था। और सिपाही, सिपाही को कहते थे। सिपाही भारतीय मूल का शब्द हुआ करता था। Okay, next is fill in the blanks. First, see the British conquest of Bengal began the battle of प्लासी। प्लासी के युद्ध के साथ अंग्रेजों ने बंगाल को कैंकर कर लिया। हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर द रूलर्स ऑफ मैसूर। ये सारे मैसूर के शासक थे। डलहौजी इम्प्लीमेंट द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डलहौजी कौन सा सिद्धांत लेके आया था? लैप्स, विलय का सिद्धांत। ठीक है, जिसमें आपने पढ़ा कि अगर किसी भी राजा के कोई पुत्र नहीं, उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसको अडॉप्ट करने का भी राइट नहीं है। तो उस राजा के मरने के बाद, गद्दी से हटने के बाद वो क्षेत्र हुआ करता था, रीजन हुआ करता था, वो ब्रिटिश कंपनी में या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में अपने आप मर्ज हो जाता था। ठीक है, तो ये सिद्धांत कौन लेके आया था? डलहौजी लेके आया था। नेक्स्ट है मराठा किंगडम वर लोकेटेड मेनली इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो मराठा राज्य है वो भारत के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित। नेक्स्ट इज स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। अब बताइए सही अथवा गलत है। द मुगल एम्परर बिकम स्ट्रॉन्गर इन द 18th सेंचुरी। ये रॉन्ग है। 18वीं शताब्दी में तो धीरे धीरे अंग्रेज आने लगे थे। ठीक है, तो ये रॉन्ग है। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द ओनली यूरोपियन कंपनी दैट ट्रेडेड विद इंडिया। ये भी फॉल्स है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी एकमात्र कंपनी थी जो भारत के साथ व्यापार करती थी। तो आपने पढ़ा बहुत सारी कंपनीज थी, ट्रेड थे, डचीज थे, फ्रांसीसी थे, पुर्तगाइज थे। तो जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आती है तो यहाँ बहुत सी छोटी बड़ी कंपनी व्यापार करती हैं। और आपने ये भी पढ़ा कि जो सेम एक ही प्रकार के जो सामान होते थे, मोस्टली स्पाइसेस और क्लॉथ, ये सभी कंपनीज को चाहिए होता था। तो इसको लेके भारतीय बाज़ारों में दाम बढ़ गए थे। तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि सबसे पहले तो हमें जो दूसरी कंपनियाँ हैं इनको यहाँ से बाइकआउट करना है, हराना है। ठीक है, फिर कंपनीज का आपस में युद्ध होता है और अंततः जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सुप्रीम बन जाती है और फिर यहाँ अपना व्यापार फैलाती है। महाराजा रणजीत सिंह वॉज द रूलर ऑफ पंजाब। ये ट्रू है। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के ही शासक थे। द ब्रिटिश डिड नॉट इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज इन द टेरिटरी दे कंक्वर्ड। कह रहा जिन क्षेत्रों को उन्होंने कब्जे में लिया, जिन क्षेत्रों पर उन्होंने कब्जा कर लिया, वहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएँ हैं, ठीक है, उसमें बदलाव नहीं किए। ये गलत है। जहाँ भी वो कब्जा करते थे, अपना आधिपत्य जमा लेते थे, तो सबसे पहले वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्थाओं में ही चेंज करते थे। जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था, प्रशासन होता था, उसमें परिवर्तन करते थे। तो जो रूलर्स थे उनका रोष का ये भी कारण था, उनके रेवोल्यूशन का या प्रोटेस्ट का, कि जो हमारी व्यवस्थाएँ हैं उनको क्यों चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए धीरे धीरे विद्रोह हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया। कौन सी चीज़ ने, जो यूरोपियन व्यापारिक कंपनी थी, भारत की ऐसी कौन सी चीज़ें थीं जिनकी तरफ वो आकर्षित हुए। तो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज वर अट्रैक्टेड टू इंडिया बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ रीजन। बहुत सारे कारण थे जिससे यूरोपियन जो व्यापारिक कंपनियां थी वो भारत में आती हैं। ट्रेडिंग विद इंडिया वॉज हाईली प्रॉफिटेबल। भारत के साथ व्यापार करना बहुत ही लाभदायक था। एंड फ्रूटफुल टू द बिजनेसमैन इन यूरोप। और जो यूरोप में बिजनेसमैन थे उनके लिए भी बहुत ही फलदायी था, क्योंकि यहाँ पे वो सस्ते दर पे सामान खरीदते थे और वहाँ ले जाके वो अच्छे दामों पे बेचते थे। द यूरोपियन कंपनीज परचेज गुड्स एट अ चीपर एंड सोल्ड देम यूरोप इन द हाई रेट्स। ठीक है, वो यहाँ सस्ते दाम में खरीदते थे और वहाँ उचित हायर दाम में बेचते थे। द फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप। भारत में जो उच्च क्वालिटी का
कॉटन और सिल्क प्रोड्यूस होता था, ठीक है, उसकी डिमांड, एक बहुत बड़ा बाजार था यूरोप में, उसकी डिमांड बहुत अधिक थी। इंडियन स्पाइस, भारतीय मसाले, पीपर, क्लॉव्स, कार्डेमम एंड सिनामन वर इन द ग्रेट डिमांड यूरोप। जो भारतीय मसाले हैं इनकी मांग भी यूरोप में बहुत अधिक थी। तो ये कुछ रीज़न थे जिससे जो इंग्लिश कंपनी है वो आकर्षित होती है भारत की तरफ व्यापार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बंगाल नवाब्स एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच क्यों झगड़ा हुआ, झगड़े की वजह क्या थी? आंसर इज इन द 18th सेंचुरी आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। 18वीं शताब्दी में औरंगजेब की डेथ के बाद आपने देखा कि द बंगाल नवाब्स असर्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी। जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने अपने अपने क्षेत्र पे कब्जा कर लिया और अपने आप को इंडिपेंडेंट राजा घोषित कर लिया। थ्रू द 18th सेंचुरी द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन देम एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी इंटेंसिफाइड। और 18वीं शताब्दी में उनके बीच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। द नवाब रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन। जो नवाब थे उन्होंने कंपनी को कंसेशन देने से मना कर दिया। डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स, ठीक है, और अधिक नजराना जो मांगते थे उसको देने से मना कर दिया। डिनाइड इट द राइट टू मिंट कॉइन्स, ठीक है, जो सिक्के छापने का अधिकार था उसको भी मना कर दिया। एंड स्टॉप्ड इट फ्रॉम एक्सटेंसिंग इट फोर्टिफिकेशन, और जो किलेबंदी कर रहे थे उसको भी करने से मना कर दिया। दे क्लेम्ड दैट द कंपनी वॉज डिप्राइविंग द बंगाल गवर्नमेंट, और उन्होंने ऐसा आरोप लगाया कि जो कंपनी है ये बंगाल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है, डिक्राइव कर रही है। ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड आल्सो अंडरमाइनिंग दियर अथॉरिटी बाई रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस। वो टैक्स भी नहीं पे कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, इसलिए जो बंगाल का जो रेवेन्यू अमाउंट है उसमें भी बहुत अधिक कमी आ रही है। राइटिंग डिसग्रेसफुल लेटर्स, और वो डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स लिख रहे हैं, असम्मानजनक पत्र लिख रहे हैं राजाओं को। एंड ह्यूमिलिटेटिंग देम एंड देयर ऑफिशियल्स, जो उनके अधिकारी हैं उनको भी परेशान कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड द कंपनी डिक्लेयर दैट इट्स ट्रेड वॉज गेटिंग रूइंड बिकॉज ऑफ द अनजस्ट डिमांड ऑफ द लोकल ऑफिशियल। दूसरी तरफ कंपनी कह रही थी कि जो हमारा व्यापार है वो नष्ट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, क्योंकि जो अधिकारी हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनकी जो मांगे हैं वो न्यायपूर्ण है। इट बिलीव्ड दैट ट्रेड कुड ओनली फ्लरिश इन द ड्यूटीज़ वर रिमूव्ड। वो ऐसा मानते थे कि व्यापार तभी बढ़ सकता है जो उन पर ड्यूटीज़ कर लगाए जा रहे हैं वो ख़त्म कर दिए जाएँ। टू एक्सपेंड ट्रेड इट वॉन्टेड टू इनलार्ज इट्स सेटलमेंट्स बाई विलेजेस एंड रीबिल्ड इट्स फोर्ट। और वो चाहते थे कि हमारा व्यापार तभी बढ़ सकता है कि हमको और अधिक जो व्यवस्थाएं हैं, सेटलमेंट हैं, वो बढ़ाई जाएं, हम गांव खरीद लें और अपना जो फोर्ट्स हैं उसको हम दोबारा से बनाएं, तभी हमारा व्यापार बढ़ सकता है। तो ये कुछ आपस में कंक्लूज़न जो निकला कि आपस में मतभेद पैदा हुए, इसके कारण कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच में युद्ध होता है। नेक्स्ट इज हाउ डिड अजम्पशंस ऑफ दीवानी बेनिफिट द ईस्ट इंडिया कंपनी। आप कैसे कह सकते हैं कि जो दीवानी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को बेनिफिट करती है। द दीवानी राइट टू द ईस्ट इंडिया कंपनी बेनिफिटेड इट इन सेवरल वेज। जो दीवानी राइट्स था, दीवानी अधिकार था, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को कई तरीक़ों से बेनिफिट किया। द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज़ द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। जब दीवानी मिल गई कंपनी को तो उससे उनको इजाज़त मिल गई, कंपनी ने अलाउ कर दिया कंपनी को कि जो बंगाल का इतना विशाल रेवेन्यू है आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने यूज़ के लिए। द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोलाइज ट्रेड एंड बिगेन डायरेक्ट प्लंडर ऑफ इंडियाज़ वेल्थ। उन्होंने जो ट्रेड था उसको मोनोपोलाइज किया और जो भारतीय जो संपत्ति थी उसको डायरेक्ट लूटना शुरू कर दिया। रेवेन्यूज फ्रॉम द इंडिया फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस, these revenue were used to purchase cotton and silk textile in India, maintain company troops and meet the cost of building and company force and offices at Calcutta। जो रेवेन्यू मिलता था इंडियन फाइनेंस कंपनी उसको एक्सपेंस करती थी, इसमें कॉटन सिल्क खरीदने में, टेक्सटाइल खरीदने में, कंपनी के ट्रूप्स मेंटेन करने में, सेना को मेंटेन करने में, और जो उसकी बिल्डिंग्स बनती थी उनको मेंटेन करने में, और फोर्स बनवाने में, और जो ऑफिसर्स बनते कलकत्ता में उसको जो भी उसका पैसा था उसमें वेस्ट कर रही थी। द कंपनी यूज इज पॉलिटिकल पावर टू मोनोपोलाइज ट्रेड एंड डिक्टेट टर्म्स। कंपनी अपनी पावर को, जो पॉलिटिकल पावर थी, उसको व्यापार को बढ़ाने में और डिक्टेट टर्म को मजबूत करने में, जो राजशाही या यूँ कह सकते हैं तानाशाही, उसको मजबूत करने में यूज़ कर रही थी।
दे कुड इम्पोज दियर ओन प्राइस, वो अपने खुद के दाम थोप देते थे। दैट हैड नो रिलेशन टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिनका प्रोडक्शन से कोई भी संबंध नहीं था, वो अपनी मर्जी के दाम तय करते थे। द कंपनी यूज रेवेन्यू ऑफ बंगाल टू फाइनेंस एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन गुड्स। ठीक है, जो कंपनी है वो रेवेन्यू का यूज करती है टू फाइनेंस एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन गुड्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडी एलियंस। जो सब्सिडी एलियंस है उसका सिस्टम क्या था, उसके बारे में एक्सप्लेन करिए। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद, द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764 एंड गेनिंग द दीवानी ऑफ बंगाल, और बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के बाद, द कंपनी बिगेन टू एक्सपेंड इट्स रूल इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। कंपनी ने जो अपना शासन था, रूल था, वो भारत के कई सारे हिस्सों में विस्तारित करना शुरू कर दिया। फॉर दैट इट हैड devised सेवरल प्लान्स, इसके लिए उसने बहुत सारी प्लान्स बनाए। वन एमॉन्ग देम वॉज सब्सिडी एलियंस, उसी में से एक जो प्लान था वो था सहायक संधि, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ दिस एलियंस। और इस संधि के क्या टर्म्स थे, जो सहायक संधि सब्सिडी एलियंस बनाए, इसके टर्म्स क्या थे। इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव दियर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस, जो भारतीय शासक हैं उनको अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं होगा। दे वर टू प्रोटेक्टेड बाई द कंपनी बट पे टू द सब्सिडरी फोर्सेस, और उनको कंपनी की तरफ से सहायक सेनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, और जो सहायक सेना कंपनी उनको उपलब्ध कराएगी उसका खर्चा शासक ही देगा। दैट द कंपनी वॉज सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ दियर प्रोटेक्शन। ठीक है, राजा की सुरक्षा के लिए कंपनी जो सहायक सेना देगी तो उसकी देख रेख के लिए उस कंपनी उस फोर्स के आर्मी के मेंटेनेंस के लिए जो शासक है उसको पैसे देगा। इफ़ द इंडियन रूलर फेल टू मेक पेमेंट, अगर भारतीय शासक पेमेंट नहीं दे पाते हैं, देन दैट पार्ट ऑफ टेरिटरी वॉज टेकन अवे, तो जिस क्षेत्र का वो राजा है, शासक है, वो क्षेत्र उससे ले लिया जाएगा एज अ पेनाल्टी। ठीक है, दंड के रूप में, पेनाल्टी के रूप में। फॉर एग्जाम्पल इन 1801 द नवाब ऑफ अवध वॉज फोर्स टू गिव ओवर हाफ ऑफ हिज टेरिटरी। उदाहरण के तौर पे 1801 में जो अवध का नवाब था उसको बाध्य होकर देना पड़ा था आधा हिस्सा टू द कंपनी फॉर फेलिंग टू पे द सब्सिडी फोर्सेस। जो सहायक सेना थी उसको उन्होंने पैसा नहीं दे पाए, इसके कारण उनको अपना आधा क्षेत्र कंपनी को देना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वे इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इंडियन रूलर्स। जो भारतीय शासक थे उनकी अपेक्षा जो कंपनी का प्रशासन था तो वो कैसे भिन्न था। ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। जो ब्रिटिश टेरिटरीज था, अंग्रेजों का क्षेत्र था, वो कई यूनिट्स में बटा हुआ था जिनको प्रेसिडेंसीज कहा जाता था। देयर वर 3 प्रेसिडेंसीज, उस समय 3 प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। वेर इज अंडर द इंडियन रूलर्स एडमिनिस्ट्रेशन वॉज डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स। और जो भारतीय शासकों का डिवीजन था वो 4 हिस्सों में बटा था, डिस्ट्रिक्ट, परगना, तहसील एंड विलेज। ईच एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स वर रूल्ड बाई गवर्नर। प्रत्येक जो प्रशासनिक इकाई थी वो गवर्नर के द्वारा शासित की जाती थी। द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द गवर्नर जनरल। जो प्रशासनिक विभाग था उसका मुखिया गवर्नर जनरल हुआ करता था। वेयर इज अंडर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव, अगर हम भारतीय प्रशासन की बात करें, द सुप्रीम हेड वॉज द किंग और नवाब। तो सुप्रीम हेड राजा अथवा नवाब होता था। वॉरेन हेस्टिंग्स इंट्रोड्यूस द न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस। वॉरेन हेस्टिंग्स ने न्याय की जो एक नई प्रणाली है उसको इंट्रोड्यूस किया। ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज टू हैव 2 कोर्ट्स। प्रत्येक कोर्ट में कितने कोर्ट्स होंगे? प्रत्येक जिले में 2, सिविल एंड क्रिमिनल। द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्रेसाइड्स ओवर सिविल कोर्ट। जो यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुआ करता था, ठीक है, वो सिविल कोर्ट का हेड हुआ करता था। द क्रिमिनल कोर्ट वर स्टिल अंडर अ काजी एंड मुफ्ती। जो क्रिमिनल कोर्ट थे वो अभी तक किसके अंडर में थे? काजी अथवा मुफ्ती के अंडर में। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट, एक अधिनियम बना रेगुलेटिंग एक्ट 1773, अ न्यू सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश। एक नए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। द मेन फिगर इन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज कलेक्टर। जो भारतीय जिले थे उसमें जो मुख्य रोल हुआ करता था वो कलेक्टर का हुआ करता था। अकॉर्डिंग टू हिज टाइटल कलेक्टर, उसके टाइटल के अनुसार कलेक्टर, हिज मेन जॉब वाज टू कलेक्ट द रेवेन्यू। उसका जो मुख्य वर्क हुआ करता था, जो रेवेन्यू था उसको वसूलना। एंड
द टैक्सेज एंड मेंटेन लॉ, ठीक है, भूकर वसूलना और लगान वसूलना और नियम और कानूनों की व्यवस्था बनाए रखना अपने ज़िले में विद द हेल्प ऑफ जज, और इस व्यवस्था में उनकी मदद कौन करेगा? जजेस, पुलिस ऑफिसर एंड दरोगाज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द चेंजेस दैट अक्वर इन द कंपोजिशन ऑफ द कंपनीज आर्मी। कंपनीज आर्मी के जो कंपोजिशन में कौन से परिवर्तन हुए उसके बारे में बताइए। ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के दौरान, व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन रिक्रूटमेंट फॉर इट्स ओन आर्मी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भर्ती करना शुरू किया अपनी खुद की आर्मी के लिए, इट स्टार्टेड रिक्रूटिंग पीजेंट्स एंड बिगेन ट्रेनिंग देम एज अ प्रोफेशनल सोल्जर्स। तो उसने किसानों को भी रिक्रूट करना शुरू किया, उनको भी नौकरी पर रखा और उनको प्रशिक्षण देना शुरू किया प्रोफेशनल सोल्जर्स बनाने के लिए। लाइक द मुगल आर्मी, द कंपनी आर्मी वॉज आल्सो, मुगलों की सेना की तरह ही जो कंपनी की आर्मी थी वो भी कंपोज्ड ऑफ द कैलेवरी एंड इन्फेंट्री रेजिमेंट्स, उसने भी घुड़सवार सेना और पैदल सेना के रेजिमेंट्स बनाए। विद द कैलेवरी डोमिनेटिंग द आर्मी, और उसने जो कैलेवरी थी, ठीक है, हाउएवर एज वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चेंज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, यद्यपि जो वॉरफेयर की टेक्नोलॉजी थी वो 19th सेंचुरी में बदल गई। द कैलेवरी रिक्रूटमेंट ऑफ द कंपनी आर्मी डिक्लाइंड, धीरे धीरे जो घुड़सवार सेना थी उसकी जो मांग थी वो धीरे धीरे कंपनी ने कम कर दी। एज द सोल्जर्स हैड टू बी आर्म्ड विद मस्केट्स एंड मैचलॉक्स, अब क्या करते थे, सोल्जर्स हुआ करते थे वो मस्केट और मैचलॉक से लैस हुआ करते थे। द इन्फेंट्री रेजिमेंट्स बिकम मोर इम्पॉर्टेंट, जो पैदल सेना थी वो और अधिक महत्वपूर्ण हो चुकी थी। So yours all about your exercise. You will have to do it in your fair copies and also revise and learn it. Okay.